नमस्कार दोस्तों, हम एलपीपी का रिवीजन पढ़ रहे थे और बिल्कुल आराम से एक चीज़ें आपको मैं रिवाइज के रूप में करवा रहा हूँ। वैसे प्रॉपर क्लासेस हमने इसकी लगभग पूरा ये कंप्लीट कोर्स हमने कर लिया है। अब कुछ चीज़ें जो रिवाइज में चल रही हैं, साथ साथ में आपका रिवीजन चल रहा है, साथ साथ में आप खुद प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ऐसे ही चीज़ें ये बढ़ती रहेंगी। तो चलिए, आज एक इम्पोर्टेंट मेथड मैं करवाने वाला हूँ। ग्राफीय विधि से हमने जो एलपीपी की समस्या थी उसका सोल्व कर लिया था। किस प्रकार आप सोल्व कर रहे थे उसके बारे में भी हमने बात कर लिया था। समीकरण बनानी है, फिर उसमें अंदर एक सुसंगत आपका क्षेत्र आएगा, उसके अंदर जो शीर्ष होंगे वहां पर चेक करना है कि कहां पर जो आपको पूछा है कि अधिकतमीकरण पूछा है, न्यूनतमीकरण पूछा है, उसकी सहायता से आपने वो चीज़ें ज्ञात कर ली थी। अब हम बात करते हैं एक और मेथड के बारे में। वो तो ग्राफीय विधि थी, केवल मात्र दो चरों पर लागू हो रही थी, लेकिन दो से अधिक चर भी आपके आएंगे तो उसके अंदर ग्राफीय विधि लागू नहीं होगी। तो दो या दो से अधिक चरों के लिए और सीधा क्वेश्चन पूछा भी गया है। आज जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, सिंप्लेक्स विधि के बारे में, सिंप्लेक्स मेथड के बारे में, सीधा एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया है कि दो या दो से अधिक चरों के लिए कि एलपीपी द्वारा हल करने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे। तो साफ आप बता सकते हैं कौन सी विधि, सिंप्लेक्स विधि का प्रयोग किया जाता है। तो एक बार छोटी जो बातें हैं वो भी आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि वहीं से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो, क्वेश्चन है यहाँ सिंप्लेक्स विधि से क्वेश्चन हल करना बहुत बड़ा हो जाएगा। तो यानी वो नहीं पूछा जाएगा क्वेश्चन आपसे, क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि सिंप्लेक्स विधि द्वारा हल करो, लेकिन ये पूछेगा कि उसके अंदर कितने आपने कृत्रिम चर जोड़े हैं, कितने न्यूनतापूर्वक चर जोड़ने पड़ेंगे, तो कितने उसके हल हो सकते हैं। तो ऐसी चीजें बातें पूछेगा छोटी। क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा ही नहीं क्वेश्चन सोल्व ना तो हमें करना है। अगर आ जाए एग्जाम के अंदर तो उसको छोड़ देना, आप मत करना, क्योंकि बेवजह का टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं बनता। 15-20 मिनट ऐसे ही वेस्ट हो जाएंगे और आपका फिर जाकर रिजल्ट निकलेगा। तो ऐसा हल करने का आ जाए तो आपको करना ही नहीं है। बाकी क्वेश्चन है पिछले सालों के उठाकर देख सकते हैं, क्वेश्चन इस मेथड से, सिंप्लेक्स मेथड से बिल्कुल सरल पूछे गए हैं। तो वही इस तरह की पूछे जाएंगे। तो मैं आपको सॉल्यूशन करवाने वाला भी नहीं हूँ, ना मैंने क्लास के अंदर करवाया कि जब हमने कोर्स किया मैंने साफ कह दिया कि वो आपको आता है एग्जाम के अंदर तो भी नहीं करना है। अब देखो, अगर मैं नहीं करवाऊंगा तो उसको मैंने करवाया नहीं। क्यों? क्योंकि अगर आप सीख जाएं, फिर अगर लगे कि आपको ये क्वेश्चन आ रहा है तो आप करने बैठ जाओगे, लेकिन अब क्या लगेगा कि आता ही नहीं हमें। तो ऐसा उस चीज़ों से बचना है। लेकिन जो चीज़ें आती हैं एग्जाम के अंदर वो यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए, अब हम बात करते हैं सिंप्लेक्स विधि के बारे में। तो ये छोटी बातें ध्यान में रखनी है भाई, जो आपके चीज़ें बता रहा हूँ मैं, काम की है ये सिंप्लेक्स विधि, सिंप्लेक्स मेथड। और सीधा आप कह सकते हैं सबसे पहली जो विशेष बात इसके अंदर क्या है कि सिंप्लेक्स मेथड कहाँ लगेगा, दो या दो से अधिक चरों के लिए। तो क्वेश्चन आया हुआ है, ये एक दो लाइन लिख लेने साथ में, दो या दो से अधिक चरों के लिए, यानी दो या दो से अधिक अगर किसी के अंदर चर हैं तो उस विधि का हम प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या चीजें रहेंगी, तो कुछ नॉर्मल जानकारी। यानी देखिए, सबसे पहले आपको मैक्सिमम z, सबसे पहले ध्यान रखना है कि जो z होगा वो मैक्सिमम आपको लेना है। z होगा यानी क्वेश्चन में आपको मिनिमम देगा, लेकिन उसको मैक्सिमम में ही कन्वर्ट करना है, फिर ही ये आपका सिंप्लेक्स विधि द्वारा सोल्व हो सकता है। क्योंकि ये कुछ शर्तें हैं, यानी अगर आपका मिनिमम है तो उसे मैक्सिमम परिवर्तित करेंगे। कैसे करेंगे उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन आप इतना सुनिए कि इसे मैक्सिमम में कन्वर्ट करना है। c1x1 प्लस का c2x2, ठीक है। ऐसे ही मान लीजिए आपको जो प्रतिबंध दे रखे हैं वो इस प्रकार प्रतिबंध दे रखे हैं, a1x1 प्लस का a1 बराबर क्या है, b1, या समीकरण के रूप में ऐसा लेस देन इक्वल इस रूप में मिलेंगे। दूसरा a21x2 प्लस का a22x22, ठीक है, और लेस देन b2। और आपको पता है कि जो चर हैं आपके x1 x2 ग्रेटर देन 0 होंगे, तो ये कंडीशन यहाँ पर लागू होती है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर इसे हम मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखते हैं। मैट्रिक्स की फॉर्म में ये लिखे जाने चाहिए, तभी ये चीज़ें संभव होंगी। तो मैट्रिक्स की फॉर्म में इसको आप कैसे लिख सकते हैं, देखिए कुछ यहाँ पर सिंपल सी बातें आपको जो ध्यान में रखनी है उसके बारे में बताता हूँ। c1 c2, और यहाँ इसे हम लिख सकते हैं ऐसा x1 x2, मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख दिया। अब देखो इसको इसके साथ गुणा कराएंगे, देखो पहली पंक्ति पहला कॉलम, इस प्रकार हम गुणा कराएंगे तो आपके पास यही तो रिजल्ट आएगा, सेम टू सेम यही तो मान आएगा ना। पहली पंक्ति के साथ आप गुणा करते हैं। अब देखो ये जो चीज़ है वो आपकी होती है मूल्य सदिश, पोस्ट वेक्टर। ये छोटी चीज़ें याद रखनी है, पोस्ट वेक्टर कह सकते हैं आप इंग्लिश के अंदर। देखो यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है कि मूल्य सदिश क्या है। तो मूल्य सदिश क्या है, तो आपको बताना है कि जो आप
आपको दिया है मैक्सिमम z जो ज्ञात करना है, उसके अंदर जो आपको चर दिए गए हैं, ऋणेतर चर हैं, उनके जो गुणांक होंगे वो क्या होते हैं आपके मूल्य सदिश, उनका मैट्रिक्स मूल्य सदिश होगा। बात करें इनके तो देखिए A11 इसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है आपको, A12 A21 A22 ऐसे ही, और इसके साथ ऐसे ही आप क्या x1 x2 लिखेंगे तो आपके पास ये रिजल्ट आएगा बराबर b1 b2। अब देखिए ये आप चीज जानते हैं, यानी इससे लेस देन होना चाहिए, किससे, यानी ये क्या है आपकी आवश्यकता सदिश है ये, यानी आपकी आवश्यकता है कि जो कुर्सियों की संख्या है वो इससे कम होनी चाहिए, तो ये चीज क्या है आवश्यकता सदिश, आवश्यकता। और ये देखिए ये क्या है सक्रियता, ये जो वर्तमान में जो चीजें चल रही हैं यानी इसकी गुणा इसके साथ इस प्रकार हम संख्याएं ले रहे हैं, तो ये आपका हो गया सक्रियता सदिश या एक्टिविटी वेक्टर, सक्रियता सदिश। ये छोटी छोटी बातें याद रखो भाई, एक्टिविटी वेक्टर, ठीक है। अब एक बात ध्यान में रखना है, अब सबसे पहले इसको सोल्व करने के लिए हम इस चीज़ों को सोल्व करेंगे तो इसके अंदर कुछ चीज़ें हमें अपनी तरफ से भी ऐड करनी है। न्यूनता पूरक चर आएगा, यानी अगर आपको सबसे पहले हम कन्वर्ट करते हैं ना ग्राफीय विधि के अंदर असमीकाओं को समीकरण के अंदर बनाते हैं, वैसा ही आपको काम यहाँ करना है। अब देखो इस चीज़ को मैं हटाऊँ, थोड़ा सा ध्यान से देखना, एक एक बात हम बात करेंगे। अब देखो ये आपके पास है, मान लीजिए एक तो इस प्रकार देर का आपको समीकरण, एक आपको इस प्रकार देर का है ग्रेटर देन, ये तो ग्रेटर देन है और ये लेस देन है। अब दोनों समीकरण देखिएगा ध्यान से, मुझे ये बराबर का निशान हटाना है, मतलब ये जो इधर वाला पार्ट है ये b1 से छोटा है, b1 से छोटा होगा या उससे के बराबर होगा, तो लगभग क्या होगा छोटा, यानी ये पार्ट छोटा है। अब ये पार्ट छोटा है तो इसके अंदर में यानी कम है ये पार्ट, यानी इससे छोटा है तो यानी न्यून है। अब इसके अंदर मैं कोई चर ऐड करता हूं ताकि इसके बराबर आ जाए, यानी इस प्रकार मैंने ऐड किया a11 x1 प्लस a12 x2, एक चर x3 ऐसे ऐड करना है ताकि इसके ये बराबर आ जाए। तो जो चर ऐड किया है उसे आप न्यूनता पूरक चर कहते हैं, न्यूनता पूरक चर। और न्यूनता पूरक चर का मान यानी जो वैल्यू है वो 0 ली जाती है, 0 मान लिया जाता है। न्यूनता पूरक चर का मान कितना लिया जाता है, 0 मान लिया जाता है। अभी एक क्वेश्चन कराऊंगा, चिंता मत करें कि एक चीज अच्छे से समझाएंगे। अगर देखो यहां पर तो क्या है, दोबारा सुन लीजिए, न्यूनता पूरक चर का मतलब क्या हो गया, आपको समीकरण को जो आपको असमीका देर की है इसे समीकरण में कन्वर्ट करना है, सीधी सी बात है। अब कन्वर्ट करेंगे तो ये वाला पार्ट तो आपका छोटा है यानी इसके इक्वल नहीं है, इक्वल करने के लिए आपको कुछ जोड़ना पड़ेगा, जोड़ेंगे, जो चीज जोड़ेंगे उसे आप न्यूनता पूरक चर कहेंगे। अब देखो यहां पर जो दूसरा समीकरण है a21 x2 x1 है ये, प्लस का a22 x2, और इसे बराबर करेंगे तो इसमें से देखो ये बड़ा है, अब इसे बराबर करना है तो इसमें से घटाना पड़ेगा, तो ये मैंने घटा दिया माइनस का x4, यानी इससे अलग घटाना है आपको b2, ठीक है। तो ये इसके बराबर तब बनेगा, तो जो चीज हम घटा रहे हैं वो आपका अधिकता पूरक चर होगा। देखो ये अधिक था, इसे कम किया, अधिक से कम करेंगे अधिकता, अधिकता पूरक चर, समझ रहे हो ना बातों को, तो ये चीजें हम घटाएंगे। अब देखो ये जो चीजें घटाई हैं ये आपकी मैट्रिक्स की फॉर्म में बननी चाहिए। अब यानी दो तरह हम घटाए हैं तो मैट्रिक्स फॉर्म देखो कैसे, 1 कोमा, देखो यहाँ पर x3 का गुणांक 1 है तो 1 लिखेंगे, यहाँ x3 का कोई गुणांक नहीं है 0 बन गया, तो यानी जो x3 है वो मैट्रिक्स की फॉर्म में है ना, मैट्रिक्स की फॉर्म में है। यहाँ पर x4 देखिए, क्या x4 0 -1 मैट्रिक्स फॉर्म बना रहा है क्या, नहीं बना रहा, अगर ये 1 होता तो मैट्रिक्स की फॉर्म बनाता। अब अगर इस स्थिति में मैट्रिक्स की फॉर्म ना बने तो आपको एक और चर ऐड करना है। देखो मैंने एक एक अच्छे से बातें समझाई है क्लास के अंदर, एक चर और ऐड करना है, उसे आप कृत्रिम चर कहेंगे, कृत्रिम चर। अब जो चर ऐड करेंगे, अब देखो इसमें हमने एक और चर ऐड किया, हमेशा ध्यान में रखने वाली है, कृत्रिम चर अधिकता पूरक चर के अंदर ही ऐड होगा, अधिकता पूरक चर देखो इसके अंदर ही ऐड होता है, x5 बन गया। और कब तक ऐसे जोड़ते रहेंगे, जब तक आपको मैट्रिक्स की फॉर्म ना बन जाए। अब देखो अब x5 का गुणांक 0,1 ये बन गया ना, तो यानी दोनों की मिलाकर क्या हो गए, मैट्रिक्स का रूप हो गया। मैट्रिक्स का रूप आना चाहिए तभी आप ये चीजें कह सकते हैं। तो दोनों चीजें समझ में आ गई, न्यूनता पूरक चर, अधिकता पूरक चर और कृत्रिम चर। कृत्रिम चर का मान होगा -m, तो टोटल जो सोल्यूशन होगा वो इस प्रकार आपका बन जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए एलपीपी का मानक रूप हम पढ़ते हैं,
अब इसमें सिंप्लेक्स विधि द्वारा हम कैसे उसका मानक रूप में परिवर्तन करेंगे उसके बारे में हम बात करते हैं। बिल्कुल सिंपल सी बातें हैं, कुछ नहीं है। सिंप्लेक्स मेथड के अंदर न्यूनता पूर्वक, अधिकता पूर्वक, कृत्रिम चर, ये चीजें ऐड करनी है और एक क्वेश्चन करवा दूंगा तो अच्छे से आपको समझ में भी आ जाएगा। अब देखो इसका मानक रूप हम पढ़ते हैं, क्या क्या चीजें आपको विधि बता देता हूं कैसे आपको क्या क्या करना है। देखो बाकी सारी चीजें समझ में आ गई आपको, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखो इस एलपीपी का मानक रूप हम बात करते हैं। एलपीपी का मानक रूप, तो सबसे पहला देखिए जो जड़ है उसको अधिकतमीकरण में लेना है। उद्देश्य फलन अधिकतमीकरण रूप में होना चाहिए। उद्देश्य फलन, अभी मैंने शुरुआत में बात की थी ना, उद्देश्य फलन अधिकतमीकरण रूप में, अधिकतमीकरण यानी मैक्सिमम रूप में होना चाहिए। अब देखो अगर नहीं है तो आप उसे माइनस से गुणा कर दो। अब देखो कोई चीज आपकी मिनिमम है उसे मैक्सिमम कैसे बना सकते हैं, माइनस से गुणा कर दो, सीधी सी बात है, यानी वो मैक्सिमम बन जाएगी। ठीक है, तो यानी अगर आपके पास इस प्रकार दे दे, जेड मिनिमम दे दे, तो आप क्या करोगे, मान लीजिए ये देर का है माइनस का 3y, ऐसा देर का है, इसे मैक्सिमम बनाने के लिए क्या करना है, जेड मैक्सिमम कैसे बनाएंगे, माइनस की गुणा करा दो, तो माइनस 5x प्लस का 3y, ये मैक्सिमम रूप में बन जाएगा। यानी जो चिन्ह दिया है वो आपको परिवर्तित कर देना है। पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात जो ऋणेतर प्रतिबंध, ऋणेतर प्रतिबंधों के अतिरिक्त, ऋणेतर प्रतिबंधों के अतिरिक्त जो ऋणेतर प्रतिबंध, यानी हम ये बात करते हैं x1 ग्रेटर देन 0, x1 ग्रेटर देन इक्वल 0 और y1 ग्रेटर देन 0, ऐसी जो हम बातें करते हैं ना, या x2 कह लीजिए, x2 जो भी तरह हम लेते हैं, x1 ग्रेटर देन 0, x2 ग्रेटर देन 0, इन सभी को छोड़कर बाकी जो सारे प्रतिबंध हैं आपकी समीकरण के रूप में, प्रतिबंधों के अतिरिक्त सभी प्रतिबंधों को समीकरण के रूप में लिखना, प्रतिबंधों को समीकरण रूप में लिखना। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तीसरी जो आवश्यकता सदिश है, इस प्रकार हमने बात की थी आवश्यकता सदिश की, देखो क्या ये आवश्यकता सदिश भी आपका पॉजिटिव होना चाहिए, प्लस का होना चाहिए। आवश्यकता सदिश भी प्लस का होना चाहिए, नहीं है तो आप उसके माइनस की गुणा करके पूरे समीकरण में माइनस की गुणा करा दो तो वो आपका प्लस में बन जाएगा। तो आप बात लिखेंगे कि आवश्यकता सदिश हैं वो भी आपका क्या होना चाहिए, आवश्यकता सदिश के सभी घटक, रिक्वायरमेंट वेक्टर कह सकते हैं इंग्लिश के अंदर, रिक्वायरमेंट्स वेक्टर्स, आवश्यकता सदिश के सभी घटक, आवश्यकता सदिश के सभी घटक धनात्मक होने चाहिए। आवश्यकता सदिश के सभी घटक क्या होने चाहिए, धनात्मक होने चाहिए। और सभी चर हैं वो ऋणेतर चर होने चाहिए, सभी चर ऋणेतर होने चाहिए। ये आपको पता ही है, सिंपल सी बात है, ऋणेतर चर होने चाहिए। तो ये सिंपल सी बातें मैंने आपको बता दी हैं, तो कोई दिक्कत वाली बातें नहीं होनी चाहिए आपके साथ। अब देखो इस प्रकार आप जो पूरा हल है वो कैसे लिखेंगे, ऋणेतर, आपको देखिए सबसे पहले समीकरण में बनाने के लिए आपको कुछ चीजें जोड़नी पड़ेगी, न्यूनता चर, अधिकता पूर्वक चर, इसके बारे में मैंने बता दिया। कृत्रिम चर यानी अगर मैट्रिक्स रूप में ना बने, मैट्रिक्स फॉर्म आपसे वहां से नहीं बने तो आपको कृत्रिम चर भी ऐड करना है, उसका मूल्य कितना होगा, -m, और जो न्यूनता पूर्वक अधिकता पूर्वक चर जोड़ते हैं उनका मूल्य 0 होगा। तो टोटल हल कैसे आ जाएगा, जैसे देखिए आपके पास इस प्रकार अधिकतमीकरण में समीकरण है। अभी इसके बाद जस्ट ही क्वेश्चन करेंगे अपन, सारी चीजें आपको समझा दी है मैंने, अब सीधा क्वेश्चन पर आऊंगा मैं। देखो इस प्रकार आपको दिया है, मान लीजिए इस प्रकार आपको दिया है, ठीक है, तो यानी इसमें जेड मैक्सिमम, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, यानी सभी न्यूनता पूर्वक चर, इस प्रकार आपको समीकरण भी दिए हैं, a11 a12 x2 और लेस b, इस प्रकार a21 x2 x1 a22 x2, मान लीजिए इस प्रकार आपको समीकरण दिए हैं, x1 x2 है वो ग्रेटर देन 0 है। तो यानी जो यहाँ पर न्यूनता पूर्वक और अधिकता पूर्वक चर जोड़ेंगे, आपको जोड़ने पड़ेंगे, तो वो क्या होंगे, देखो जेड, उनका टोटल सॉल्यूशन आ जाएगा। अब देखो उससे उसकी वैल्यू लेनी है 0, प्लस का 0x3, अब वैसे लेने आगे प्लस का 0x4, जैसे आगे आगे बढ़ते जाएंगे 5 ले लेंगे। लेकिन जहां पर आपने कृत्रिम चर लिया, मान लीजिए हमने कृत्रिम चर 1 ले लिया, तो ये -mx5 होगा ऐसे, ठीक है,
तो ये ध्यान में रखना है आपको, और ये आपका टोटल सोल्यूशन आ जाएगा। अभी देखो क्वेश्चन करवाता हूँ मैं, थोड़ा सा चीज़ का रिविजन करो। अब क्वेश्चन से सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी आपको। और सेकंड ग्रेड 2016 के अंदर क्वेश्चन पूछा भी गया है। अब देखो कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको पता भी चल जाएगा, आपको आइडिया भी हो जाएगा कि कैसे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सी बात है। बस स्टेप वाइज चीजें चलनी है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो सारी चीज़ें हमें आ जाएंगी। बस एक क्वेश्चन करा देंगे, फिर अपनी ये क्लास अपनी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद में देखिए, इसके बाद में एलपीपी के अंदर आपकी परिवहन समस्या, नियतन समस्या और बची है। परिवहन समस्या यानी लगभग 2 क्लासेस के अंदर वो भी हम कंप्लीट कर लेंगे रिवीजन। तो यानी कुल मिलाकर 4 या 5 क्लासेस आपकी हुई होंगी एलपीपी की, तो ऐसे रिवीजन हम करते रहेंगे। ठीक है, और फटाफट देखो क्लास 20-20, 25-25 मिनट की, ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो और आप नोट्सों में पढ़ते रहें, और साथ में रिवीजन भी ज़रूरी है, तो वो भी आपके लिए चल रहा है यहाँ पर। देखिए सेकंड ग्रेड 2016 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या था, देखो इस प्रकार था, आपको दिया है मिनिमम z, आपसे पूछेगा, देखो सीधी सी बात है, आपसे पूछेगा कि कितने कृत्रिम चर का उपयोग किया जाएगा, कितने कृत्रिम चर यहां पर काम में आएंगे, तो ऐसी चीजें आपसे पूछेगा। यानी मैंने कहा ना सिंपल क्वेश्चन पूछेगा आपसे, हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछ सकता इसके अंदर। अगर सॉल्यूशन का कह देगा तो कोई नहीं कर पाएगा, और ना ही आपको करना है भाई। ठीक है, ना ही आपको करना है, बेवजह का टाइम वेस्ट मत कर देना, जो चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। इस प्रकार क्वेश्चन दिया है, x2 बराबर 4 दिया है, x1 प्लस का 2x2 लेस देन 3 दिया है, और 2x1 प्लस का x2 ग्रेटर देन 3 दिया है। और पूछा है तब एलपीपी को सिंप्लेक्स विधि से हल करने के लिए कितने कृत्रिम चर जोड़े जाएंगे। अब देखो ये क्वेश्चन मैंने कहा ना, आप पूछेगा तब एलपीपी को सिंप्लेक्स विधि से हल करने के लिए कितने कृत्रिम चर जोड़े जाएंगे, बस ये पूछा आपसे। आप देखते हैं कृत्रिम चर जोड़े जाएंगे, पूरा स्टेप बाय स्टेप चीजें समझ लेना। बिल्कुल नॉर्मल स्पीड रखनी है क्लास की। अब देखो सबसे पहला काम तो क्या करना है, सबसे पहला काम मैंने कहा, देखते ही आपको मिनिमम दिया है, सिंप्लेक्स विधि लगानी है, तो यहाँ पर मैक्सिमम करना पड़ेगा। और मैक्सिमम कैसे करेंगे आप, यहाँ पर मिनिमम z है उसमें माइनस कर देंगे, तो मैक्सिमम माइनस का z बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का चिन्ह लगाना है, तो माइनस का 5x1 माइनस का 2x2। ठीक है, ये आपके पास आ गया। अब देखो जो समीकरण, देखो ये तो बराबर दे रखा है, तो ये सबसे नीचे, लेकिन जो है समीकरण दे रखी है उनमें समीकरण बनानी है। तो देखो समीकरण बनाने के लिए न्यूनता पूरक चर आपको जोड़ना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि लेस देन है, इसके अंदर आपको घटाना पड़ेगा क्योंकि अधिकतम है। तो सबसे पहला काम जोड़ेंगे हम 2x2, तो देखो इसे बराबर करने के लिए, क्योंकि कम है ना, तो कम है तो जोड़ेंगे, तो यानी प्लस का x3 एक चर हमने जोड़ दिया, बराबर आ गया आपका 3। ऐसे ही दूसरे में 2x1 प्लस का x2 ग्रेटर देन है, तो यानी घटाएंगे, तो माइनस का इसके आगे वाला x4 बराबर 3, और ये एक नीचे वाली ऐसी की ऐसी रह जाएगी आपकी, बराबर है 4। अब देखो अब क्या चेक करना है, अब आपको चेक करना है, देखो न्यूनता पूरक चर आपने जोड़ दिए। अब जो चर जोड़े हैं न्यूनता पूरक चर और अधिकता पूरक चर का जो वैल्यू है वो 0 होती है, तो यानी यहाँ पर लिखेंगे 0x3 और आगे क्या आएगा 0x4। ठीक है, इस प्रकार आपको सॉल्यूशन में लिखना है, यानी जो चर आप जोड़ेंगे और जो चर घटाएंगे, तो वहां पर आपको इस प्रकार 0 मान रखते जाना है। अब देखो कृत्रिम चर आएंगे ना, वहां पर क्या आएगा, कृत्रिम जो चर आएंगे, कृत्रिम चर आएंगे तो वहां -5m वैल्यू होगी। अब देखो सबसे पहला ऐसा करते ही आपको क्या करना है, देखना है कि क्या मैट्रिक्स फॉर्म में बन रही है, जो न्यूनता पूरक चर आपने जोड़े हैं उनसे क्या मैट्रिक्स फॉर्म बन रही है क्या। तो सबसे पहले x3 से देखेंगे, तो x3 से देखो बन रही है ना, देखो ऊपर 1 है, यहाँ 0 है, x3 का कोई गुणांक है क्या, देखो x3 का कोई गुणांक है क्या इसमें, यहाँ पर तो x3 का गुणांक 1 है, देखो यहाँ कोई x3 का पद नहीं है तो 0 है, यहाँ भी नहीं है तो 0, तो यानी x3 से तो आपकी एक फॉर्म बन रही है, लेकिन आगे वाले अवयवों से क्या मैट्रिक्स फॉर्म बना सकते हैं आप। x4 वाला देखिए, x4 ऊपर तो 0 है, नीचे यहाँ पर -1 है और नीचे 0। अब देखो क्या ये मैट्रिक्स फॉर्म है क्या, मैट्रिक्स फॉर्म नहीं है। यहाँ पर अगर +1 आता तो मैट्रिक्स फॉर्म होती, तो फिर आपको कृत्रिम चर नहीं जोड़ना पड़ता। अब ये मैट्रिक्स फॉर्म में नहीं है, तो आपको कृत्रिम चर
ऐड करना पड़ेगा। तो कृत्रिम चर हम ऐड करेंगे इसके अंदर, देखिए आगे ऐड कर देते हैं अपन। देखो इसको अब आपको, और कहाँ जुड़ेगा कृत्रिम चर भी, कृत्रिम चर केवल मात्र बराबर है आपका 3 था क्या, 3 यहाँ था शायद और 4 यहाँ था, ठीक है। कृत्रिम चर जुड़ेगा जहां पर अधिकता पूर्वक चर जुड़ा है। अधिकता पूर्वक चर, देखो इसकी वजह से हमेशा दिक्कत आ रही है, ये भी पूछ सकता है कि कृत्रिम चर सामान्यतः कहाँ जोड़ा जाता है, तो अधिकता पूर्वक चर जहां जुड़ा है वहीं जुड़ेगा। तो देखो आगे वाला पद जोड़ेंगे प्लस का x5। अब देखो x5 से क्या बन रहा है, क्या 0 1 0 0 1 0, तो देखो एक आपका और बन गया 0, x3 से बन गया एक, तो एक x5 से बन गया क्या 0 1 0, तो ये बन गया कृत्रिम चर। अब एक फॉर्म और बनानी है आपको, क्योंकि देखो तीन समीकरण है, तो यानी इस प्रकार 1 0 0 1 आपको ऐसे और बनानी है क्या 0 0 1, ये फॉर्म भी तो आपको बनानी है। तो यानी वो आपका x की पावर x6 है, वो हम नीचे वाले समीकरण के अंदर ऐड कर देंगे, वो अपन यहाँ पर एक यहाँ पर ऐड कर देंगे। देखो फिर 0 0 1, तो x6 में 0 0 1 आ गया। अब देखो तो इसमें ऐसा मैट्रिक्स फॉर्म बनाना है, मैट्रिक्स फॉर्म बन गया तो आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो देखो मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है, तो इसके लिए आपने कितने कृत्रिम चर जोड़े हैं, देखो एक तो x6 जोड़ा है, x5, ये तो न्यूनता पूर्वक और अधिकता पूर्वक चर हैं, ये कृत्रिम चर नहीं है, ये तो संतुलित करने के लिए जोड़े गए हैं। लेकिन जो ये आपने जोड़े हैं बाद में, तो ये आपके दो कृत्रिम चर होंगे, ऐसे पूछेगा आपसे कितने चर होंगे, 2 कृत्रिम चर। और इसे आप फटाफट भी कर सकते हैं, देखो कितना टाइम नहीं लगेगा इसके अंदर ज़्यादा, ये ऐसा किया पता चल जाएगा देखते ही कि कौन सा कन्वर्ट हो रहा है या नहीं हो रहा, यहीं से पता चल जाएगा आपको। फिर आपको पता चल जाएगा कौन सा 3 घात का है, तो 3 यहाँ पर साफ साफ देख रहे हैं 3 का है, तो 2 कृत्रिम चर आपको जोड़ने पड़ेंगे। तो इस प्रकार आपका ये पूरा कंप्लीट हो गया है सिंप्लेक्स विधि। थोड़ा सा रिविजन कर लेना, इसके 1-2 क्वेश्चन मैंने और भी ऐड कर रखे हैं, कुछ नोट लगाकर बातें भी लिखवा रखी हैं, बस इतना ही आपको चीज़ें पढ़नी है इसके अंदर। सिंप्लेक्स विधि कंप्लीट होगी। कल हम बात करेंगे परिवहन समस्या की, ट्रांसफॉर्मेशन, कैसे हम कम से कम लागत में अधिक से अधिक जगह तक है हमारा सामान पहुंचा सकते हैं। जो ट्रांसफॉर्मेशन वाले काम कार्य करते हैं ना, आपके पास कोई आपने ऑर्डर दिया है अमेजोन फ्लिपकार्ट से, तो वहाँ पर जो चीज़ें आपको प्रोवाइड कराई जाती हैं, तो किस प्रकार आप कम समय में कम लागत के साथ ज़्यादा से ज़्यादा सामान की ज़्यादा से ज़्यादा मांग की पूर्ति कर सकते हैं। तो इसके बारे में बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मज़ा आने वाला है डेफिनेटली आपको। तो चलिए क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।